ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है पंजाब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नॉट फॉर सेल। नाम किसी का नहीं, नाम किसी का नहीं। तो बच्चे किसी की भी हो सकती है ना। अब वो तुम लोग अस्पताल का अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। आई एम विद यू। थोड़ी देर में बेटे बाकी लोग भी ऑनलाइन हो जाए इंशाल्लाह, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। वसलाम बेटे, शाबाश। इसी तरह अपनी अटेंडेंस मार्क करो ताकि हम इससे फारिग हो जाएं, तब तक बाकी लोग भी ऑनलाइन हो जाएंगे और अटेंडेंस भी हो जाएगी। फिर हम स्टार्ट करते हैं।
ओके बेटे, काफी टाइम हो गया, लास्ट टाइम क्या कवर किया था हमने? ओके, बायो अवेलेबिलिटी को लेके कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? पिछला कवर करवाया अलोंग विथ फैक्टर्स, सारा क्लियर है? जी बेटे, फैक्टर्स भी हमने कवर किए थे, वो फैक्टर्स जो बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं हमने वो भी कवर किए थे। ओके ग्रेट, ग्रेट बेटे। आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। मैं उसकी स्नैपशॉट ग्रुप में शेयर करने लगी हूं आपके साथ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट बेटे। बेटे मुझे एक बच्ची का क्वेश्चन आया है कि लोग अक्सर कहते हैं कि खाने के बाद मेडिसिन लेनी चाहिए। बेटे कुछ मेडिसिन हम खाली पेट लेते हैं, कुछ खाने के बाद लेते हैं, ये डिपेंड करता है मेडिसिन की नेचर के ऊपर। कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, तो जब हम खाने के बाद उसको लेते हैं तो उस वक्त HCl की सिक्रीशन बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से वो एनवायरनमेंट उसकी एब्जॉर्प्शन को फेवर करता है। लेकिन कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि उस तरह की कंडीशन में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो हम कहते हैं खाने से 2 घंटे पहले या खाने के 2 घंटे बाद लो, ताकि उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो डिसरप्ट ना हो। ये कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा, तो मेरे साथ जब स्टमक की अल्सर की ड्रग्स पढ़ोगे, डिफरेंट और ऐसी ड्रग्स CNS में पढ़ोगे, वहां पर लिखा होगा कि कौन सी ड्रग जो है तुमने खाने के साथ खानी है, कौन सी नहीं। ये कॉन्सेप्ट अभी आराम से बेटे और क्लियर हो जाएगा। अभी उतनी चीजें ब्रेन में पेनेट्रेट होने दो जितनी मैंने पिन पॉइंट की हैं। अच्छी बात है यू आस्क क्वेश्चंस, लेकिन अभी मैं तुम लोगों को बिल्कुल डिटेल में जाके जवाब नहीं दूंगी, वो चीजें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी तुम्हारे लिए। अभी उतना ही जवाब जितना अभी के लिए हमारे लिए कॉम्प्रिहेंडेबल है। ठीक है बेटे, अब मैं बताती हूँ हमने क्या स्टार्ट करना है।
ओके बेटे, प्लीज ग्रुप में देखो, मैंने तुम लोगों के साथ हाफ लाइफ और स्टेडी स्टेट शेयर की है। पहले मैं हाफ लाइफ कवर करवाऊंगी बेटे, प्लीज हैव अ लुक। जी बेटे, हाफ लाइफ बेटे जैसे नाम से पता लग रहा है, अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग करूं ना, जैसे उर्दू में करें तो हाफ का मतलब आधा, लाइफ का मतलब जिंदगी। बेटे हाफ लाइफ किसी भी, हर ड्रग की डिफरेंट हाफ लाइफ होती है और इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। बेटे हाफ लाइफ का मतलब ये है कि जब मैंने ड्रग खाई तो कितनी देर में ड्रग की क्वांटिटी हाफ तक पहुंच गई। इसको मेजर करने का भी बेटे वही तरीका है कि जब क्लिनिकल ट्रायल्स की फेज में कोई ड्रग होती है तो उस वक्त हम इसकी हाफ लाइफ डिटरमिन करने के लिए ब्लड सैंपल विदड्रॉ करते हैं, और जब ब्लड सैंपल विदड्रॉ करते हैं तो हमें इसकी हाफ लाइफ का पता लगता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बेटे मैं थोड़ी सी तुम्हें और चीज क्लियर कर दूं कि हाफ लाइफ का अगेन एक फॉर्मूला है, T1/2। T का मतलब टाइम, कितना टाइम एक ड्रग लेती है, 1/2 का मतलब हाफ, अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी का हाफ होने के लिए। तुम्हें पेपर में जब डेफिनेशन आएगी तो मैं उसमें ज्यादातर तुम लोगों से जनरली हाफ लाइफ ही पूछा होगा। ठीक है, एक चीज अपने जहन में बिठा लो बेटे कि हमारे पास ना हाफ लाइफ भी, हम एलिमिनेशन हाफ लाइफ होती है, एब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ होती है, डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ होती है। बाजुकात बच्चे किताबों में ये चीजें देख के परेशान हो जाते हैं बेटे, वो फिर चेंज है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ का मतलब ये है कि हाफ अमाउंट ड्रग की कितनी देर में बॉडी से निकल जाती है। एब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ का मतलब है ड्रग की कितनी अमाउंट जो है वो आधी देर में बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी आधी अमाउंट कितने टाइम में बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तुमने परेशान नहीं होना, वही अगर डिस्ट्रीब्यूशन का लफ्ज आ जाए, आधी क्वांटिटी कितनी देर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। एब्जॉर्प्शन, आधी क्वांटिटी कितनी देर में एब्जॉर्ब होती है। एलिमिनेशन, आधी क्वांटिटी कितनी देर में एलिमिनेट होती है बॉडी से। ठीक है, ओरिजिनल ड्रग की। बेटे ये जस्ट तुम्हें समझाने के लिए कह रही हूँ, इसको कंफ्यूज मत करना। पेपर में तुम्हें जनरल डेफिनेशन ही आएगी हाफ लाइफ की, इस तरह सेग्रीगेट करके नहीं आएगी, बट तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब दोबारा आते हैं फॉर्मूले की तरफ। टी का मतलब टाइम, 1/2 का मतलब हाफ, यानी कि कितने टाइम में ड्रग हाफ होती है, इज इक्वल टू 0.693 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्लियरेंस ऑफ ड्रग। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मेरे पास एक ग्लास है पानी का और उसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक मिक्स करती हूँ, तो वो जो एक ग्लास में पानी है ना जिसमें वो नमक मिक्स होना है, वो है नमक के लिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह वही 1 चम्मच नमक जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ 1 जग पानी में, तो अब 1 जग पानी उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। समझ लगी तुम लोगों को? यानी कि कितनी अमाउंट हाइपोथेटिकली अवेलेबल है किसी भी ड्रग को बॉडी में, किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। अब हमारे पास हर बॉडी में देखो ना, ब्लड प्लाज्मा से मिलकर बनी है, तो एक वॉल्यूम है। ये मैं अभी आगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें कवर करवाऊंगी तो ये चीज और तुम्हें भी क्लियर हो जाएगी। बस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से तुमने ये चीज ध्यान में रखनी है कि कितना वॉल्यूम अवेलेबल है बॉडी के अंदर फ्लूइड का किसी भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, एक चीज और बेटे क्लियर करनी है यहाँ पर। अच्छा, डिवाइडेड बाय क्लियरेंस ऑफ ड्रग। क्लियरेंस ऑफ ड्रग का मतलब है कितनी देर में ड्रग बॉडी से निकल जाती है, और मल्टीप्लाई बाय 0.693। 0.693 बेटे जब कोई फ्रैक्शन या कोई, तुम्हें पता है जब कोई रिसर्चर कोई डिराइव करते हैं इक्वेशन, तो ये उसमें कांस्टेंट होता है, जैसे कांस्टेंट हम फिजिक्स में यूज करते थे। तो 0.693 कहाँ से आया, क्यों लगा, ये क्या चीज है? दिस इज जस्ट द कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है,
ठीक है, तो बेटे हाफ लाइफ किसी भी ड्रग के लिए वो टाइम है जिसमें ड्रग अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी का हाफ हो जाती है। ये हाफ लाइफ बराबर है, कैलकुलेट करते हैं हम 0.693 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्लियरेंस ऑफ ड्रग। यानी अगर तुम्हें ये दो चीजें पता हो कि ड्रग कितनी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और उसकी क्लियरेंस कितने टाइम में होती है, तो तुम बहुत आसानी से हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हो। एक चीज और, इक्वेशन में रिलेशनशिप देखो, इक्वेशन में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का और हाफ लाइफ का रिलेशनशिप डायरेक्ट है। यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी तो हाफ लाइफ भी ज्यादा हो जाएगी। बेटे सिंपल सी बात है, पानी का ग्लास जो है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ड्रग के पास कम जगह है, ठीक है, जग के अंदर ज्यादा जगह है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ड्रग की हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगी। लेकिन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा तो ड्रग की हाफ लाइफ भी कम हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह इनवर्स प्रोपोर्शनल है क्लियरेंस ऑफ ड्रग के। इसका मतलब है क्लियरेंस ऑफ ड्रग किसी की ज्यादा होगी तो हाफ लाइफ कम होगी। पहले डायरेक्ट रिलेशनशिप था, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। और क्लियरेंस ऑफ ड्रग किसी ड्रग की कम होगी तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटे, जितना मैंने तुम्हें यहां तक पढ़ाया है प्लीज इसको पढ़ो, फिर मैं फैक्टर्स पढ़ाती हूँ। 2 मिनट है तुम्हारे पास, शाबाश, स्टार्ट रीडिंग इट।
जी बेटे, आर यू डन? समझ लग गई है बेटे? शैल आई मूव फॉरवर्ड एवरीबडी? ओके ग्रेट बेटे, फैक्टर्स की तरफ चलते हैं. Factors affecting half-life: as the clearance decreases due to some disease, the half-life increases, as in renal failure. अब क्या है, जब भी किसी को बेटे अगर कोई ड्रग किडनी के जरिए एक्सक्रीट आउट होती है, और फर्ज करो मुझे कोई एक्यूट या क्रॉनिक किडनी का प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है अब किडनी का फंक्शन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा. यानी किडनी का काम क्या होता है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स और खाने के जो भी मेटाबोलाइट्स, टॉक्सिन्स, ड्रग वगैरह को एक्सक्रीट आउट करना. अब अगर इफ यू आर समबडी इज हैविंग अ किडनी इश्यू, या क्रॉनिक है या एक्यूट है, तो इसका मतलब है ड्रग ने नॉर्मल पेशेंट में जितनी देर में एक्सक्रीट आउट होना था उतनी देर में बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगी, ज्यादा टाइम लेगी किडनी उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए, क्योंकि वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही. तो ऐसी केस में ड्रग की हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, हाफ लाइफ उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्लियरेंस कम हो जाएगी तो हाफ लाइफ बढ़ जाएगी. और ऐसा रीनल फेलियर में होता है. तुम्हारे लिहाज से अगर ऐसा होगा तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या कोई बता सकता है? अगर किसी को रीनल फेलियर का इशू है और ड्रग का जो एक्सक्रीशन रूट है, प्लीज एक चीज और ज़हन में रखना, ड्रग जब बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है तो या वो लिवर के एक होता है हेपेटिक क्लियरेंस होती है, एक होती है रीनल क्लियरेंस, ये मिलके फिर टोटल क्लियरेंस बनाते हैं. या तो वो मेनली जो है वो लिवर के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है या रीनल के जरिए, और भी बॉडी के जरिए एक्सक्रीशन होती है, लेकिन उनका किरदार बहुत कम होता है. तो हम मेजर ऑर्गन्स को गिनते हैं. जो सबसे बड़ा ऑर्गन है क्लियरेंस के लिए वो हमारे पास किडनीज है और फिर हमारे पास लिवर है. तो अब अगर किसी को लिवर का प्रॉब्लम है और हमने उसको कोई ड्रग दे दी है, और ऑब्वियसली वो ड्रग जो है मुझे पता है कि ये तो अब इसको रीनल फेलियर का मसला है और ड्रग तो अब बहुत इसकी हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, हाफ लाइफ बढ़ जाएगी. इसका मतलब है पहले 30 मिनट के लिए बॉडी में रहती थी तो अब 1 घंटे के लिए बॉडी में रहेगी, से फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल दे रही हूँ, या 45 मिनट के लिए रहेगी. तो इसका मतलब है ड्रग बॉडी में साइड इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकेगी, क्योंकि नॉर्मल रहने से हम उसकी वो कर देंगे, उसके स्टे बॉडी में बढ़ जाएगा. तो हमें क्या करना चाहिए? समर का मुझे जवाब आया है ज्यादा ड्रग देंगे. अच्छा मुझसे पूछ रही है समर, अभी मैं पूछ रही हूँ फिर बाद में मैं जवाब दूंगी. अभी तुम लोगों ने मुझे बताना है क्या करना चाहिए फिर ऐसे पेशेंट के साथ. लेट मी नो. शाबाश, सिर्फ मुझे नहीं सुनना, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है. बताओ क्या करेंगे ऐसी ड्रग के साथ? Come on, we don't have the whole day बेटे. नहीं नहीं, डायलिसिस नहीं. हाँ, डायलिसिस के पेशेंट में भी अगर हम ड्रग देंगे तो एहतियात करेंगे, फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करेंगे. ये तो दूसरे मेजर्स है ना, मेन क्या करेंगे? निम्रा क्या कम देंगे? निम्रा का जवाब आया कम देंगे, राइट आंसर. ड्रग की डोज एडजस्टमेंट करेंगे हमेशा रीनल फेलियर और हेपेटिक फेलियर में. वेरी गुड बेटे, जब हम पेशेंट को ड्रग देते हैं तो हम डोज एडजस्टमेंट करेंगे. जब आम डोज देने से वो बॉडी में ज्यादा देर के लिए रह रही है क्योंकि रीनल इश्यू है, तो बेटे ऑब्वियसली हम डोज को एडजस्ट करेंगे, यानी ड्रग की क्वांटिटी कम कर देंगे, ताकि नॉर्मल डोज जितना हिपैटिक एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करती है वो अब ना क्रिएट हो. ठीक है, क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया. दूसरे की तरफ जाते हैं. इफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इंक्रीज्ड, हाफ लाइफ इज इंक्रीज्ड. हाफ लाइफ ऑफ डायजेपाम इंक्रीजेस इन ओल्ड एज ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा बेटे, वही बात रिलेशनशिप की बात कर रहा है कि हाफ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है.
ठीक है। नॉर्मली वो ये कहता है डायजेपाम हमारे पास एक एंजियोलिटिक ड्रग है, तुमने अभी मेरे साथ पढ़ना है जब तुम सीएनएस पढ़ोगे, ठीक है। तो डायजेपाम हम देते हैं। वो कह रहा है कि जब कोई ओल्ड एज का पेशेंट होता है ना, तो नेचुरली उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में जवान बंदे की निस्बत ज्यादा होता है। तो जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता है तो डायजेपाम, ये सारी चीजें ना आहिस्ता आहिस्ता जब मैं ये ड्रग करवाऊंगी मैं और एक्सप्लेन करूंगी, अभी तुम्हें जितना पता होना चाहिए सिर्फ उतना बता रही हूँ। सो ओल्ड एज के अंदर जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है तो इसका मतलब है आम इंसान में यंग एज में मैं जितनी डायजेपाम की डोज देती थी ओल्ड एज में कम कर दूंगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ने से ड्रग की हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। तो अब कम डोज भी अपना उतना काम करेगी जो नॉर्मल रेगुलर डोज करती है, लेकिन ओल्ड एज इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, यंग इंडिविजुअल की नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, change in the protein binding may result in change in the volume of distribution and the drug clearance that leads to change in the half life. Increased plasma binding increases half life। अच्छा बेटे, हमारे पास ब्लड के अंदर जैसे प्लाज्मा है, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, वैसे हमारे पास ब्लड के अंदर तुम्हें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होती हैं। जैसे हमारे पास कौन सी हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो मेन है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। जो मेनली ड्रग्स है ना वो जाके एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ कंबाइन करती हैं। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन है इसके साथ कंबाइन करती हैं। अब हमेशा फ्री ड्रग जो होती है वो अपना एक्शन फॉर्म करती है। अब जो ड्रग कंबाइन कर गई है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर बाद प्लाज्मा प्रोटीन उसको रिलीज करेगी, फिर वो बॉडी में उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, फिर रिलीज करेगी, फिर बढ़ जाएगी। इसका मतलब है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी ड्रग की हाफ लाइफ को बढ़ा देगी, चेंज कर देगी। कैसे? अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो हमारी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है क्लियरेंस ऑफ ड्रग कम हो जाएगी। क्लियरेंस ऑफ ड्रग कम हो जाएगी क्योंकि ड्रग तो बाइंड हो गई, खुली ड्रग ने अपना एक्शन परफॉर्म करना है और एक्सक्रीट होना है। तो जो ड्रग तो बाइंड हो गई वो बॉडी में अभी अंदर ही है, वो नहीं निकल रही है। तो अब क्या होगा, क्लियरेंस ऑफ ड्रग कम हो जाएगी। तो जब भी क्लियरेंस ऑफ ड्रग कम होती है तो हाफ लाइफ क्या होती है, बढ़ जाती है। और अगर क्लियरेंस ऑफ ड्रग ज्यादा हो जाएगी तो हाफ लाइफ कम हो जाएगी। इसीलिए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग की हाफ लाइफ को इफेक्ट करती है। तीनों फैक्टर्स जो हाफ लाइफ को इफेक्ट करते हैं मैंने करवा दी हैं। अगेन तुम्हें 2 मिनट दे रही हूं, इसको रीड करो, शाबाश।
ओके बेटे, ग्रेट, इफ यू आर डन, शाबाश। अब चलते हैं स्टेडी स्टेट के ऊपर, ठीक है बेटे, नाम से ही पता लग रहा है स्टेडी, ऐसी स्टेट जिसपे ड्रग की क्वांटिटी या ड्रग की जो कंसंट्रेशन है बॉडी में वो स्टेडी रहेगी। इसकी डेफिनेशन है a steady state concentration of drug occurs when the rate of drug elimination is equal to the rate of drug administration. Steady state plasma concentration directly proportional to the rate of infusion and inversely proportional to the total clearance of the drug. बेटे स्टेडी स्टेट का ये मतलब है कि जब ड्रग की एब्जॉर्प्शन और ड्रग की एलिमिनेशन एक जितनी होंगी तो हम कहेंगे ये स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है। यानी कि फर्ज करो अगर किसी की बॉडी से फर्ज करो कि यूरिन वॉल्यूम आउटपुट है 2 लीटर और वो उसको कंपनसेट करने के लिए 2 लीटर ही पानी पी लेता है, तो हम कहते हैं जी स्टेडी स्टेट है। होता है ना जब किसी को वाटर ये की लो, ये मैं जस्ट एक टिपिकल सी एग्जांपल दे रही हूँ क्लियर करने के लिए, असल में ऐसा होता नहीं है। या सिंपल तुम ये कह लो कि अगर तुमने एक जग में से, ये इसको भी छोड़ो, सबसे सिंपल एग्जांपल ये, एक जग में से अगर 2 लोगों को तुमने भर भर के पानी का ग्लास दिया है और साथ ही तुमने 2 गिलास पानी जग में दोबारा और डाल दिया है, तो इसका मतलब है जितना ड्रग में से पानी यूज हुआ उतना ही जग में से, सॉरी, तुमने उसमें दोबारा डाल दिया है। इसका मतलब है जग के अंदर पानी की स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन बरकरार है। बेटे प्लाज्मा ड्रग को बॉडी में अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन देखनी होती है, ठीक है। स्टेडी स्टेट का मतलब ये है बेटे कि पहले जब तुम ड्रग खाओगे तो शुरू में उसकी अमाउंट कम होगी, आराम आराम से वो अपनी अमाउंट पिक करेगी, फिर वो एक ड्रग
अस्सलाम वालेकुम बेटे, आर यू पीपल हियर? सॉरी मेरे हाथ से फोन गिर गया था बेटे, मेरे हाथ से फोन गिर गया था जिसकी वजह से वो सारा मुझे सेटअप करने में ये 3-4 मिनट लग गए हैं। कैन यू हेयर मी बेटे? ओके थैंक यू बेटे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बेटे, इट जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माय हैंड और अभी भी काफी डैमेज भी हो गया, इस वजह से मुझे थोड़े इश्यूज हुए हैं। अच्छा बेटे, सिर्फ स्टेडी स्टेट मेरा रह गया था, वहां पे मैं वाइंड अप कर रही हूँ। बेटे स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एक जैसे हैं। और बेटे किसी भी ड्रग को अपना नॉर्मल एक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो स्टेडी स्टेट में हो। ठीक है, स्टेडी स्टेट में रहेगी तो अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। इसीलिए बेटे अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक ड्रग जो है वो दिन में एक दफा खानी पड़ती है, क्योंकि सारा दिन ब्लड के अंदर उसका लेवल नॉर्मल रहता है। और जब भी ड्रग का लेवल जो है उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन से नीचे जाना शुरू होता है तो हम दूसरी डोज ऑफ ड्रग को एडमिनिस्टर कर लेते हैं। जैसे कोई ड्रग दिन में 3 दफा खाते हैं, कोई 2 दफा खाते हैं, कोई 1 दफा खाते हैं। प्लाज्मा जो वॉल्यूम है उसको स्टेडी स्टेट रखने के लिए ऐसा करते हैं। बेटे यहीं पे मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करूंगी। प्लीज आज के लिए हमेशा याद रखो, फार्माकोलॉजी में सबसे ज्यादा टाइम हमें एएनएस पे लगता है और पहले चैप्टर पे लगता है। पहला चैप्टर में हमेशा बहुत आराम आराम से और कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसलिए करवाती हूँ कि अगर ये नहीं आया तो फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं अभी आराम आराम से कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। दूसरा ऑनलाइन लर्निंग है, हमारा कोई एज सच डायरेक्टली राब्ता नहीं है, लेकिन अनकरीब हो जाएगा इंशाल्लाह। थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ, तो फिर हम इसको और स्पीड अप करेंगे। अभी तुम लोग आज के लिए इतना ही रखो एंड आई विल सी यू टुमारो इन द डबल क्लास। ठीक है बेटे, अपना खूब ख्याल रखो बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज बेटे। आपने कर दिया काम जी?